हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं गाइस, जो एमपी में एग्ज़ाम हुए थे 20 फरवरी 2019 को, उसकी 2:30 बजे की शिफ्ट का। तो 15 क्वेश्चन हमने अपनी प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करते हैं गाइस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी से पूछे गए डिफरेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं अपने सेशंस में। तो आज का हम सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, और आज के लिए फर्स्ट और वैसे 16वां क्वेश्चन है, द टर्म फैमिली ऑफ फैक्टर रेफर्स टू इन्फ्लुएंस ऑफ। पारिवारिक कारक शब्द डैश के प्रभाव को संदर्भित करता है। तो सबसे पहले तो गाइस क्वेश्चन में आंसर दे दिया है इन्होंने। क्या पूछ लिया है कि जो फैमिलियर टर्म है या जो फैमिलियर फैक्टर है, जो पारिवारिक कारक है, वो किससे रिलेटेड है। तो पारिवारिक कारक है मतलब कहीं ना कहीं परिवार से रिलेटेड होगा। फैमिली मेंबर्स, स्कूल एनवायरनमेंट और लर्नर्स, फेशियल एक्सप्रेशन और फ्रेंड्स। तो हमारा क्या होगा गाइस, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फैमिली मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। द रोल ऑफ हेरिडिटी स्टार्ट्स इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ एट द टाइम ऑफ। जो हेरिडिटी है वो कब बनने लगती है या कब निर्धारित हो चुकी होती है एक इंडिविजुअल की लाइफ में, जो आनुवंशिकता की जो भूमिका होती है, गोइंग टू स्कूल, मैच्योरिटी, कॉन्सेप्शन या फिर बर्थ। तो गाइस जो हेरिडिटी होती है वो एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन, गर्भधारण के समय निश्चित हो जाती है। कि जैसे आपने देखा होगा एक लिमिट सेट कर देती है, जो हेरिडिटी होती है वो एक लिमिट सेट कर देती है कि बच्चा इसके बीच में रहेगा। जैसे आइज का कलर हो गया, हेयर कलर हो गए, इस तरीके से हाइट वगैरह भी। तो ये सब क्या एक हेरिडिटी निश्चित कर देती है। बाकी जो एनवायरनमेंट रहता है वो रोल प्ले करता है कि आपकी जो हेरिडिटी ने लिमिट सेट की है, अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिला, नरिशमेंट अच्छा हुआ तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। आपको एनवायरनमेंट खराब मिला या अच्छा नहीं मिल पाया किसी भी कारणवश, तो आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। और वुडवर्थ के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। याद रखिएगा, प्रोडक्ट होता है। इसमें क्या है, आजकल एग्जाम्स में ऐसे पूछा जा रहा है कि प्लस का साइन दे देंगे, डिवाइड का साइन दे देंगे या नेगेटिव का साइन दे देंगे, तो और एक प्रोडक्ट का साइन दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अ हेयरिंग लॉस बिटवीन द रेंज 41 टू 60 डेसिबल। तो डेसिबल एक तो सबसे पहले समझ लीजिए डेसिबल क्या है। ये साउंड की यूनिट है। डेसिबल जो हमारी कैपेसिटी रहती है सुनने की वो 60 टू 80 डेसिबल रहती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या पूछा गया है कि 41 से लेकर 60 डेसिबल की जो परास के बीच, मतलब इसके बीच है, तो जो बहरापन आएगा वो किस प्रकार के श्रवण दोष के रूप में जाना जाएगा। ठीक, मॉडरेट, प्रोफाउंड, माइल्ड और तीव्र। तो गाइस 41 टू 60 के बीच अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो मॉडरेट के रूप में जानी जाएगी, गहन के और सौम्य तीव्र के रूप में नहीं। सौम्य तो तब होता जब बिल्कुल 20 डेसिबल होता। ठीक, गहन होता कब, जब 80 डेसिबल से ऊपर होता। आपने देखा होगा वो जो बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स वगैरह होते हैं, तो 80 डेसिबल से लेके जब 110 जो होती है उनकी परास वो बहुत ज़्यादा ऊंची होती है। तो मॉडरेट हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो लॉ ऑफ इफेक्ट है वो किसके द्वारा बताया गया है, ये बताना है। प्रभाव का नियम, थॉर्नडाइक के द्वारा, स्किनर के द्वारा, कोलर के द्वारा और पेवलॉव के द्वारा। तो पेवलॉव के द्वारा तो शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग दी गई है। कोलर ने क्या किया, इंसाइटफुल लर्निंग की बात की है। कोलर, कोफका और वर्टहाइमर, जिसे हम हिंदी में वर्दीमियर बोलते हैं, इंसाइटफुल लर्निंग की बात की है। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की है। अब बचे थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट दिया है, लॉ ऑफ रेडीनेस दिया है एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज दिया है, अभ्यास का नियम। 3 नियम दिए हैं। कितने, 3 लॉ दिए गए हैं। किसके द्वारा,
थॉर्नडाइक के द्वारा। कभी कभी ऐसा हो जाता है गाइस, हमको आंसर नहीं आ रहा होता है किसी क्वेश्चन का, तो आप क्या कीजिए कि जो भी आपके ऑप्शंस हैं, आपको जो भी आ रहे हैं, जैसे आपको पेवलॉव का पता है, क्लासिकल कंडीशनिंग, स्किनर का पता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, कोलर का पता है, इंसाइटफुल लर्निंग, तो गाइस एक जो ऑप्शन बचा वही हमारा आंसर हो जाता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। इन इंक्लूसिव पैडागोजी, सबसे पहले इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में समझ लेते हैं, समावेशी शिक्षण शास्त्र या समावेशी स्कूल के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है ये। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, जहाँ पर हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार होता है और उनको एडमिशन दिया जाए, तो वो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है। थोड़ा सा आप डिफरेंस समझते चलिएगा। अगर केवल आपको क्या है, जैसे गिफ्टेड बच्चे हैं, ठीक, डिसेबल्ड बच्चे हैं मतलब दिव्यांग बच्चे हैं, और एवरेज स्टूडेंट मतलब जो नॉर्मल होते हैं, ठीक, केवल अगर इन तीनों को केवल एडमिशन दे दे कोई स्कूल, इन तीनों को केवल एडमिशन दे दे, इनकी ज़रूरतों का ध्यान ना रखे, तो वो इंटीग्रेटेड स्कूल के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, आपके इंटीग्रेटेड स्कूल के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि क्या होता है, हमको पता है कि हर व्यक्ति की इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर व्यक्ति में मतलब विभिन्नताएं पाई जाती हैं। गिफ्टेड बच्चों को हम इनरिच्ड प्रोग्राम्स देते हैं, नॉर्मल एवरेज बच्चों के लिए हम अलग करिकुलम एक्टिविटीज़ कराते हैं, और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जैसे डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है, या फिर विजुअली इम्पेयर्ड है, या फिर ऑडियो इम्पेयर्ड है, मतलब सुनने में श्रवण दोष है, किसी को देखने में प्रॉब्लम है, तो अगर हम उनके लिए अदर एक्टिविटीज़ या कोई ऐसे प्लान नहीं बनाएंगे तो वो बच्चे कैसे सीख पाएंगे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या बताती है, इंक्लूसिव एजुकेशन का यही कहना है कि एडमिशन के साथ साथ आप उन बच्चों की अकॉर्डिंग टू देयर नीड, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, वो किस तरीके से काम करना चाहते हैं, किस तरीके से काम कर सकते हैं, ये सब बातें याद रखी जाएंगी। जो बच्चे जिनको देखने में प्रॉब्लम है उनके लिए आप ब्रेल लिपि का यूज़ करेंगे, जिनको सुनने में प्रॉब्लम है आप उनको क्लास में आगे बिठाएंगे, थोड़ा सा ज़ोर से बोलेंगे, इस तरीके की आपको एक्टिविटीज़ करनी रहेगी। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। थोड़ा सा समझना ज़रूरी था क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। समावेशी शिक्षण शास्त्र में कंप्यूटर का उपयोग क्यों किया जाता है, डैश के लिए किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, टू मोटिवेट द लर्नर, टू प्रोवाइड फीडबैक, ऑल ऑफ दीज, टू इंटरेक्ट विद द लर्नर। तो ये गाइस उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज, ये सही बात है। अगर आप कंप्यूटर बच्चों को सिखाते हैं, कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, तो वो किस लिए, कि भाई बच्चा मोटिवेट हो सके, फीडबैक दे सके। फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फीडबैक मतलब आप अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, भाई कोई क्रिया होगी उसी के तो विपरीत प्रतिक्रिया होगी। अगर कोई प्रोसेस हो ही नहीं रही है तो आप अपना फीडबैक कैसे देंगे। टू इंटरेक्ट विद द लर्नर, जो विद्यार्थी होते हैं, जो शिक्षार्थी होते हैं, उनके बीच एक तो बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम आपस में ही सीखते हैं। अगर यहाँ पर भी हम कुछ सीख रहे हैं तो दो बातें, अगर आप मुझसे सीख रहे हैं तो दो बातें कहीं ना कहीं मैं आपसे भी सीख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमारा ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद चंकिंग। चंकिंग, मिलर, ये सब आपने नाम सुने होंगे, और अगर नहीं सुने तो थोड़ा सा गाइस समझ लीजिए। चंकिंग मैजिकल नंबर 7 + -2 की बात की है। 7 + -2 का मतलब होता है हम 7 में 2 जोड़ दो मतलब 9, और 7 में से 2 घटा दो मतलब 5। हम इतने डिजिट तक याद रख सकते हैं। जैसे एक मोबाइल नंबर हो गया, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर रहता है, तो हमारी इतनी कैपेसिटी रहती है कि हम इतने डिजिट तक की जो भी चीज़ें होती हैं उनको लर्न कर सकते हैं। थोड़ा सा अब यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चंकिंग से संबंधित नहीं है। तो मीनिंग है, मिलर है, ग्रुपिंग ऑफ 7 है, देखिए 7 का ही तो ग्रुप था, 7 + -2। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ चंकिंग। चंकिंग से रिलेटेड नहीं है क्या लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, एपिसोडल मेमोरी, ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। तो गाइज हमने जो अपना प्रीवियस सेशन है अगर आपने देखा होगा उसके 15वें क्वेश्चन में हमने यही बात की थी कि अधिगम का कौन सा एक परिणाम नहीं है। अधिगम मतलब क्या होता है, हमारे व्यवहार में जो एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता रहता है वो क्या है, हमारा अधिगम है, हम चीज़ों को सीख रहे हैं, वही हमारी लर्निंग है। तो इनमें से क्या नहीं है, नॉलेज। भी नॉलेज तो लर्निंग से बिल्कुल इफेक्टेड है और जुड़ी हुई है। फिर है फिजिकल स्ट्रक्चर, ये भौतिक संरचना भी अगर आपने देखा है, अगर आप भौतिकली या फिजिकली फिट होते हैं तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं, लर्न कर पाते हैं। स्किल, एक स्किल और टैलेंट में मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई स्किल जो होती है वो हमारे द्वारा सीखी जाती है और टैलेंट जो होता है वो कैसा होता है, इनबॉर्न होता है। कैसा होता है, इनबॉर्न होता है। ठीक, तो जो मैच्योरेशन है, जो परिपक्वता है, वो लर्निंग से रिलेटेड नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट स्टेजेस इज अ पार्ट ऑफ कोहलर थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाती है, अगर किसी को नहीं पता है तो जो कोहलर के द्वारा थ्योरी दी गई थी वो क्या था, मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक, ये भी क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिया जाता है कि भाई कौन से साइकोलॉजिस्ट द्वारा कौन सी थ्योरी थ्योराइज की गई। तो यहाँ पर हमें पता चल गया निम्नलिखित में से कौन सा विकास चरण कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का हिस्सा है। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ये तो बिल्कुल है भाई। 3 लेवल दिए गए हैं, याद रखिएगा, 3 लेवल दिए गए हैं और 6 स्टेजेस दी गई हैं। तो लेवल में प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो ये फर्स्ट लेवल की जो फर्स्ट स्टेज है वो यही है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आप फिर भी फुल थ्योरी देखना चाहते हैं तो सीडीपी फुल थ्योरी बाय अनुभा स्टडी फैक्ट, इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें हमने कुछ थ्योरीज के बारे में डिस्कस किया है। अभी हमें और भी थ्योरीज डिस्कस करनी है जो कि धीरे धीरे चैनल पर आती जाएंगी। तो इसमें क्या है, बच्चा पनिशमेंट से डरने के लिए, मतलब बच्चा कोई गलत काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो पनिशमेंट से बचना चाहता है, और ओबीडियंस इसलिए आपकी बातों को मानेगा ताकि आप उसको सजा ना दें। बच्चा आज्ञा का पालन इसलिए करता है इस स्टेज में क्योंकि वो सजा से बचना चाहता है। ठीक, फिर है दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, इंटर साइकोलॉजिकल, ये नहीं है। सेंसरी मोटर, भाई ये तो पियाजे की थ्योरी है, मैंने आपको एक निमोनिक भी बताया था, सम प्यूपिल कांट फोकस। ठीक, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल, यंग अडोलेसेंस। तो ये हमारी जो इसका आंसर है वो क्या होगा, सजा और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ आप अच्छे से समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ मेमोरी। मेमोरी की कौन सी प्रोसेस नहीं है। क्या करते हैं यहाँ पर, रिटेंशन हो जाता है हमारा, रीप्लान, रिकॉल और लर्निंग। तो क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं वो थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। हम रिटेंशन मतलब यहाँ पर अटेंशन, सबसे पहले अटेंशन, अगर आपने वो थ्योरी देखी होगी एल्बर्ट बेंड्यूरा की तो उसमें बताया गया है आप पहले अटेंटिव होते हैं, फिर चीज़ों को, भाई रिटेंशन यही तो है, चीज़ों को आप रिकॉल कर रहे हैं, उसको लर्न कर रहे हैं चीज़ों को। रीप्लान करना कोई मेमोरी के अंतर्गत नहीं आता है कि आप चीज़ों को रीप्लान कर रहे हैं। क्या होता है, आप रीप्लान जो होता है वो मेमोरी के अंतर्गत नहीं आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। विच टाइप ऑफ पेरेंटिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय इमोशनल डिटैचमेंट। पेरेंटिंग स्टाइल से भी क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं गाइज आजकल, और पेरेंटिंग स्टाइल पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें 4 टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल है। उसमें हम बात करेंगे कि कौन से टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल, किस तरह के पेरेंट्स उसमें बिहेव करते हैं। ठीक, तो अब हम इसमें बात करेंगे कि किस प्रकार का पालन पोषण भावनात्मक अलगाव है, अनइन्वॉल्व। जैसे कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि जो पेरेंट्स हैं वो असंबद्ध हैं, मतलब अनइन्वॉल्व हैं बच्चे के नरिशमेंट के लिए। ऑथोरिटेटिव, ऑथोरिटेरियन होता है, एक ऑथोरिटेटिव होता है। ड्यूल वर्कर पेरेंटिंग, दोहरा श्रमिक पालन पोषण,
और सिंगल पेरेंटिंग। ऐसी बात नहीं है कि सिंगल पेरेंटिंग या फिर जो श्रमिक पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों पर इमोशनली अटैच नहीं होते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। ऑथोरिटेटिव भी कैंसिल हो गया। फिर बात आती है अनइन्वॉल्व, मतलब यहाँ इसके नाम से ही है कि जो पेरेंट्स हैं वो अनइन्वॉल्व हैं बच्चे की नरिशमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। टू इम्प्रूव क्लास डिसिप्लिन द टीचर हैज़ टू, कक्षा में अनुशासन को बेहतर करने के लिए आप क्या करेंगे? कॉल पेरेंट टीचर मीटिंग टू डिस्कस द सिचुएशन, note specific instruction of class rules in the diary, evaluate his or her method and approach in material, consult the class and agree upon a series of punishment। तो गाइस कभी भी कॉर्पोरल पनिशमेंट या शारीरिक दंड या किसी भी प्रकार का जो दंड है वो क्लास में अब नहीं, अब बहुत पुराने समय में हुआ करता था दंड, लेकिन अब नहीं है। फिर आप क्या करें, एक डायरी मतलब डायरी में रूल्स लिखवाने लगे, तो केवल रूल्स लिखवाने से क्या अनुशासन आ जाता है? या आप पीटीएम बुलाएं, पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे इस बारे में, तो क्या क्लास में अनुशासन आ जाएगा? भाई बच्चा थोड़े टाइम तक, क्योंकि डर के बेस पर बच्चा थोड़े टाइम तक अनुशासित रह सकता है, लेकिन अगर आपको बच्चे को बहुत लॉन्ग टाइम तक अटेंटिव रखना है तो उसके लिए तो आपको अपने मेथड में, आपकी जो अप्रोचेस हैं, जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, टीचिंग मटेरियल जिसे हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM बोलते हैं, उसको बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने विधियों पर, अपने दृष्टिकोण पर कि आप आपका जो पढ़ाने का तरीका है या जो वे है या जो स्टाइल है वो कैसा है। कहीं आप एक जगह ही तो पॉज होकर नहीं रह गए, थोड़ा आप अपने आप में कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी टीचिंग स्टाइल्स को। ऐसा नहीं कि भाई कोई ADHD वाला बच्चा है, मतलब हाइपर अटेंटिव है बहुत ज़्यादा, मतलब हाइपर अटेंटिव नहीं, उसमें क्या है बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी कर रहा है, वो अटेंशन डेफिशिएंट है, मतलब अटेंशन की बहुत ज़्यादा कमी है उस बच्चे में और उसके वो आप पढ़ा रहे हो, उस पर ध्यान ही नहीं है आपका। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आप अपने लर्निंग मटेरियल्स को देखो कि आप किस तरीके से चीज़ों को सिखाने की कोशिश कर रहे हो, और अगर कुछ है ऐसा कि अनुशासन नहीं आ रहा है तो आप अपने लर्निंग मटेरियल्स को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा टीचर एक ही अवस्था में अगर आपको पढ़ा रहा है बिल्कुल एक जैसे एक ही जगह पर खड़े होकर, तो बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। थोड़ा सा जेस्चर पोस्चर भी चेंज करना होता है, आपको अपने हैंड मूव्स करने रहते हैं बच्चों को सिखाते समय, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको इवेल्युएट करना चाहिए। तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। Which of the following situations show aptitude for verbal comprehension? निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां मौखिक समझ के लिए अभिवृत्ति दर्शाती हैं? राइटिंग अ पोइट्री, तो देखिए गाइज ये मौखिक रूप से बता रहे हैं और यहाँ पर रिटर्न चीज हो रही है ना, तो ये वाला तो ऑप्शन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। लिसनिंग एंड रिएक्टिंग टू फ्रेंड्स रिस्पॉन्स, भाई यहाँ पर मौखिक है और यहाँ पर आप चीज़ें सुन रहे हो, तो ये वाला भी जो ऑप्शन है वो कैंसिल हो गया। एक्टिंग इन अ स्कूल, विद्यालय में आप नाटक कर रहे हो, क्योंकि नाटक में तो क्या चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, तो ये हाईली रिलेटेड किससे है? मौखिक से है। गिविंग अ स्पीच इन क्लास, कक्षा में भाषण देना, ये भी मौखिक है, लेकिन क्या इन्होंने दोनों ही ऑप्शन इस तरीके से डाल दिए हैं, इस वजह से इस क्वेश्चन को कैंसिल करना पड़ा। क्योंकि क्या है, इन्होंने इसका आंसर ये बताया कि किसी भी मित्र की समस्या को सुनो और फिर प्रतिक्रिया दो, तो इस वजह से क्या है यहाँ पर सारे एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, लेकिन हमें चूंकि एक ऑप्शन अच्छा चुनना रहता है, इस वजह से हम ये इस चीज़ पर जाएंगे कि आप जो नाटक में अभिनय ले रहे हैं उसमें सबसे अच्छा आपका काम रहेगा। तो ये थोड़ा सा गाइज ये कैंसिल इसी वजह से किया था, क्योंकि यहाँ पर भी हो सकता है कि आप लिसन करके और उस फ्रेंड्स को रिएक्ट कर रहे हैं, फिर यहाँ पर आप भाषण दे रहे हैं क्लास में, मतलब ये तो भाई मौखिक का बहुत अच्छा है, लेकिन इस वजह से इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया था MPPB के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज नॉट कंसिस्टेंट विद जॉन डुई अप्रोच, तो सबसे पहले जॉन डुई की हम अप्रोच के बारे में समझ लेते हैं। जॉन डुई एक प्रैग्मेटिस्ट थे, प्रैग्मेटिस्ट मतलब प्रकृतिवादी, इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग को जोड़ दिया, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और हैंड्स ऑन एक्टिविटी को जोड़ दिया। इन्होंने ये कहा कि जो बच्चा होता है वो चीज़ें करके सीखता है
और मतलब बच्चे में कैपेसिटी रहेगी कि वो चीज़ों को सीख पाए, लेकिन आप उसको खुद से एक्सप्लोर होने दें। ठीक, यहाँ पर बात हो गई लर्निंग बाय डूइंग की, करके सीखना। अब हम ये बात बोलते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अनुरूप नहीं है। तो चाइल्ड इज एन एक्टिव लर्नर नॉट अ पैसिव ऑब्जर्वर, ये तो बिल्कुल सही बात कही इन्होंने कि भाई जो चाइल्ड है वो एक्टिव लर्नर है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से सीखता है, ना कि पैसिव। भाई टीचर, ये सपोज ये टीचर है और ये बच्चों को एज इट इज ज्ञान भर रहा है, ये बच्चा है और बिल्कुल टीचर वो चाहता है कि जो मुझे आता है मैं एज इट इज बच्चे को सुनाऊं और बच्चा भी एज इट इज उस चीज को रिपीट कर दे। तो ये भी, ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया क्योंकि हमसे नहीं पूछा है, अब हम किसी नेगेटिव ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ह्यूमन बीइंग लर्न थ्रू इन अ हैंड्स ऑन अप्रोच, ये भी बिल्कुल सही है। हैंड्स ऑन एक्टिविटी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जॉन डुई के बारे में मैंने आपको वन लीनियर एक फैक्ट्स करके एक सीरीज बनाई थी। उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक क्विक रिवीजन रख रहे हैं। जैसे किसी ने ये चीज़ें पहले पढ़ ली हैं थ्योरी वगैरह, और एंड टाइम पर अगर कोई रिवीजन करना चाहता है तो एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। वन लीनियर या फिर क्विक रिवीजन के नाम से एक सीरीज रहेगी। अभी तो फिलहाल मैंने वन लीनियर फैक्ट्स के नाम से उस सीरीज को चलाया है। उसमें क्या है, बेसिकली वन लाइन ऑफ फैक्ट्स अभी नहीं रहेंगे, हम डिस्कस करें। जैसे उसमें मैंने जॉन डुई के बारे में बात की तो बहुत छोटे से वे में मैंने सब कुछ बता दिया कि ये प्रैग्मेटिस्ट थे और लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देते थे, हैंड्स ऑन एक्टिविटी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पर जोर देते थे, और ये चाहते थे कि जो बच्चा है वो चीज़ें कर कर सीखे। मतलब 4 पॉइंट्स मैंने आपको एक उसमें बता दिए विद इन 2 और 3 मिनट्स, और देखिए यहाँ पर वो दोनों पॉइंट्स हमको मिल गए हैं। तो इस तरीके से अगर वो सीरीज़ आप चाहते हैं कि वो आगे भी कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी केवल 2 सेशन ही मैंने उसके किए हैं बट बहुत ज़्यादा अच्छा लोगों का रिस्पांस नहीं मिला, तो अगर आप चाहते हैं कि वो सीरीज़ आगे चले तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा ताकि मुझे पता चले और फिर आगे से हम उस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकें। लर्निंग शुड बी रिलीवेंट एंड प्रैक्टिकल बट नॉट जस्ट पैसिव, बिल्कुल सही है भाई, प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकलिटी में जितना ज़्यादा बच्चा सीखता है वो थ्योरेटिकल में नहीं सीख पाता है। द आइडिया दैट वन विल बी एबल टू क्विकली रिकॉल एंड मीनिंग ऑफ द मटेरियल वन मोर ऑन रिपीटेड। तो गाइस ये कभी नहीं होगा कि मैंने आपको जैसे समझाया ना कि भाई जो टीचर ने पढ़ा दिया बच्चा एज इट इज़ उसको रिकॉल कर ले, रिपीट कर ले, मेमोराइज कर ले, रट्टाफिकेशन, रिकॉल, मेमोराइज, रिपीटेशन, जहाँ पर ऐसे वर्ड्स दिख जाए ना गाइज वो समझ लेना कि वो नेगेटिव ऑप्शन है। जब तक हमसे नहीं पूछा रहेगा हम नेगेटिव ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे। मैं आपको हर बार अपने सेशन में ये बात बताती हूँ क्योंकि इससे क्या है हम बहुत जल्दी से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के लिए सेकंड लास्ट है, 5 year old child कैन डिफरेंशिएट हिज मदर फ्रॉम अ डॉग, दिस इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव प्रोसेस। 5 साल का जो बच्चा है वो अपनी माँ को एक कुत्ते से अलग कर सकता है, ये प्रतिनिधित्व संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में से कारण है। कंसेप्ट का, अटेंशन का, सेंसेशन का और परसेप्शन का, तो एक कंसेप्ट हो जाता है माइंड में, अवधारणा बन जाती है बच्चे की। और 5 साल का चूंकि बच्चा है और बच्चा तो लगभग एट द टाइम ऑफ बर्थ से ही, या फिर कह सकते हैं कि 3 महीने का जो बच्चा होता है वो अपनी माँ को दूसरी लेडी से मतलब पहचान लेता है कि कौन उसकी माँ है। ठीक है, तो ये तो भाई बहुत, तो 5 साल का हो गया। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है गाइस, बाईपोलर डिसऑर्डर ऑल्सो यूज टू बी, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है क्योंकि जो एमपी-टेट होता है वो फैक्चुअल चीज़ों पर ज़्यादा जोर देता है। आपने देखा होगा कितनी बार थ्योरीज के एज इट इज़ नाम पूछ लिए जाते हैं। तो बाईपोलर जो डिसऑर्डर है उसका दूसरा नाम क्या है, मैनियाक डिप्रेशन, एंटी सोशल, मसीहा रोग या फिर मुनचूसन सिंड्रोम। तो मैनियाक डिप्रेशन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गाइस। इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको लगता है कि ये आप लोग के लिए बेनिफिशियल है और हम प्रीवियस ईयर अगर ऐसे ही सेट पेपर लगाते रहें तो हमारा जो वर्ग 3 या एमपी-टेट है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ वाकई में हेल्पफुल है। तो आगे हम इसी तरह के और सेशंस लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।